करिएगा, सब्सक्रिप्शन फ्री है। आप प्रशांत जैन कार्यक्रम की शुरुआत करें। लिखावट संस्था के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल कविता मुंबई श्रृंखला चल रही है, जिसमें मुंबई के कवि भाग ले रहे हैं। 11 कड़ियां अब तक हो चुकी हैं और आज 12वीं कड़ी है। आज भाग लेने वाले जो कवि हैं वो हैं आदरणीय सुश्री सीत मिश्रा जी, आदरणीय श्री जितेंद्र पांडे जी और आदरणीय श्री रमेश गुप्त मिलन जी। आप तीनों कवियों का स्वागत है। मुंबई के वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ साहित्यकार और एक तरह से बॉन्डिंग फोर्स जो सबको जोड़ के रखते हैं मुंबई में हिंदी साहित्य समाज को, श्री हृदयेश मयंक जी भी आज उपस्थित हैं। आपका स्वागत है सर। और जलज जी भी आज आए हैं, अक्सर आते हैं, बड़ी खुशी होती है। आपका स्वागत है जलज जी। और आने वाले जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे कुछ समय बाद जो ज्वाइन करेंगे, आप सभी का स्वागत पहले से ही मैं कर देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय दे दूं लिखावट संस्था के बारे में। लिखावट संस्था की स्थापना दिल्ली में करीब 35 साल पहले हुई और इसके संस्थापक सदस्य थे आदरणीय श्री रघुवीर सहाय जी, श्री मंगलेश डबराल जी और श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी। लगातार इसके कार्यक्रम संचालित होते आ रहे हैं दिल्ली में और पिछले 3.5 दशकों में दिल्ली की तमाम साहित्य जगत की हस्तियां इसमें शरीक हुई हैं अलग अलग समय पर। और आज इस संस्था को बहुत मेहनत और समर्पण के साथ आदरणीय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी चला रहे हैं और हम इसमें सहभागी हो पा रहे हैं किसी तरह से, ये हमारा सौभाग्य है। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप जानते हैं, समकालीन कविता के सुपरिचित कवि हैं, कला और रंगमंच के समीक्षक हैं, स्तंभकार हैं और जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल एक बड़ा काम कर रहे हैं, लिखावट संस्था का संयोजन वो कर रहे हैं। मैं बुलाता हूं आदरणीय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी को शुरुआती वक्तव्य के लिए। सर अनम्यूट करिएगा, मिथिलेश सर अनम्यूट करिएगा प्लीज। धन्यवाद प्रशांत जी। मयंक जी एक लंबी बीमारी के बाद स्वस्थ हुए हैं और उनका ये कहना कि कविता ने मुझे बचा लिया, ये बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ है। कविता हमें बचाती है और हमें ही नहीं बचाती है, एक कवि को ही नहीं बचाती है, कविता तो पूरे समाज को बचाती है, मनुष्य को हिंसा से बचाती है। और हम लोगों ने अपने जीवन में कई समस्याएं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याएं हमने देखी हैं। जब जीवन संकट में आया, जब पूरा समाज संकट में आया, उन स्थितियों में कविता ने अपना काम बखूबी किया है और उस कविता को लोगों में ले जाने का काम लिखावट जैसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस करते हैं तो अच्छा लगता है। कविता है तो आपका समाज है, समाज है तो हम हैं। हमें क्या चाहिए? एक ऐसा समाज जिसमें हिंसा ना हो, भेदभाव ना हो, भाईचारा हो, प्रेम हो।
मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती है जो 5वीं या 6ठी की छात्रा होगी। एक दिन वो आई, गर्मी की छुट्टियों के बाद छुट्टियां होने वाली थी, कि होमवर्क में कविता लिखना है, तो मुझे एक कविता आप लिख दीजिए। उसको मैंने बैठाया, उससे बातचीत की। उसने कहा स्कूल ने ये विषय दिया है, उठो, बढ़ो और लक्ष्य प्राप्त करो। अब मैं उससे लक्ष्य के बारे में बात करने लगा। अब वो बच्ची जो है उसके दिमाग में लक्ष्य का मतलब जो भर दिया गया है वो है हाथ में बंदूक लो, सीमा पर दुश्मन को गोली मारो। और मैं इतना समझाता रहा कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैं उसको मनाने का, समझाने का काम छोड़ के मैंने उसके लिए एक कविता लिख दी, जिसमें मैंने लिखा कि भाई मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी माँ की तरह बनूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी टीचर की तरह बनूं। लक्ष्य है कि जब मैं सुबह उठूं तो चारों तरफ हरियाली हो, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता हो। वो कविता मैंने उसको देके और छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वो कन्विंस नहीं हुई होगी, क्योंकि लक्ष्य की अवधारणाएं जो हमारे स्कूल कॉलेज बच्चों में भर रहे हैं वो अजीब ढंग से भर रहे हैं, जिसका अंत जो है वो ठीक नहीं होगा। ऐसे में हमारी कविताएं, हम, मयंक जी, जलज जी, मिलन जी, पांडे जी, शीत जी, ये सब का दायित्व बनता है कि हम इस वातावरण को, इस चेष्टा को, समाज को एक हिंसक समाज में बदलने की चेष्टा को रोकें अपनी कविता से। तो ये लिखावट ये काम करता रहा है, अब भी कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपनी कविता यहाँ पढ़ें, जहां भी पढ़ें कोशिश हो कि वो लोगों तक जाए, बच्चों के पास जाए, स्कूलों में जाए, कॉलेजेस में जाए। एक बहुत जरूरी काम हमें करना है। साथ में यह भी एक सच्चाई है कि हमारे पास साधन नहीं है, तो हमें सोचना होगा कि कैसे हम इन सब चीजों को लोगों तक ले जाएं, बच्चों तक ले जाएं। तो मैं तीनों कवियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और प्रशांत जैन को आमंत्रित करता हूं कि इस गोष्ठी को आगे ले जाएं। शुक्रिया। शुक्रिया मिथिलेश श्रीवास्तव जी। अब हम कविता पाठ का क्रम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सीत मिश्रा जी को। सीत जी, कैमरा ऑन कर लें प्लीज। और आपका परिचय दे दूं सबसे पहले। सीत मिश्रा, जन्म स्थान आपका रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जी जी, है? रॉबर्ट्स। जी जी। और मास कम्युनिकेशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वर्तमान में मुंबई फिल्म जगत में आप लेखन कर रही हैं। कहानी, कविता और उपन्यास भी आप लिख रही हैं। उपन्यास आपका आ चुका है, इसकी चर्चा हम करेंगे। आप वाचक भी हैं, बड़ी अच्छी वाचक हैं। कथावाचक कहना तो ठीक नहीं है। वीडियो जो कहानियों के वीडियो आपके काफी उपलब्ध हैं यूट्यूब वगैरह पे, और कविता पाठ भी आप लगातार करती हैं। अलग अलग कवियों की जो पसंदीदा कविताएं आपकी हैं, और
क्योंकि आपका आकाशवाणी का अनाउंसर का, न्यूज रीडर का भी एक्सपीरियंस है। कविता पाठ आपने भारत के कई शहरों में किया है, दिल्ली, मुंबई, बनारस, हरियाणा, लखनऊ, झांसी, भोपाल, सारी जगहों पर। इसी तरह कहानी पाठ भी आपने भारत भर में किया है, जिसमें भोपाल का भारत भवन शामिल है, दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद, शिमला वगैरह सब कुछ। आपका एक उपन्यास है रूममेट्स, और कहा जाता है कि हिंदी जगत में दूसरा तीसरा संस्करण तो आमतौर पे बहुत ही दुर्लभ वस्तु मानी जाती है, लेकिन आपके उपन्यास के 3 संस्करण आ चुके हैं। ये एक शानदार बात है। महिला सशक्तिकरण समेत कई विषयों पर आप अलग अलग तरह से अलग अलग विधाओं में लिखती हैं और प्रकाशित होती हैं। और शुरुआत में आपने आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचिका के रूप में काम किया। शुरुआत आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन के दौरान ही पत्रकारिता की शुरुआत कर दी थी, और न्यूज एंकर के तौर पर भी दिल्ली में आपने 5 साल तक काम किया। प्रियदर्शनी लौह महिला सम्मान लखनऊ से आप नवाजी जा चुकी हैं। और लखनऊ की बात आई तो मैं स्वागत करूं अवंतिका सिंह जी का, जो कि लखनऊ से शामिल हैं इस कार्यक्रम में आज। और अभी अभी हरजिंदर सिंह सेठी जी आए हैं, मुंबई के निवासी हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका भी स्वागत है सेठी जी। तो सीट जी, जरा आप ये रूममेट्स के बारे में बताएं कि इसकी थीम क्या है। मेरा ख्याल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपके हॉस्टल की के बैकग्राउंड पर तो नहीं है? मीडिया पे है, मीडिया की कड़वी सच्चाई को बयान करता हुआ है ये अच्छा उपन्यास कि अच्छा। मीडिया जो सारी दुनिया के लिए लड़ रहा है, जब हम्म उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो कैसे उस एक हिस्से को काट कर अलग कर देता है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और वो भी पूरा मीडिया ग्रुप संगठित होकर। इसी पर हम्म। आधारित है रूममेट्स। एक बार 3 हंस का लड़कियों की मीडिया कहानी अंक है। निकला था, राजन यादव जी ने निकाला था, जिसमें जी। मीडिया पे आधारित बहुत सी कहानियां शामिल थी। अच्छा मोटा अंक था वो। तो हम्म। कुछ वैसी ही थीम है शायद आपके उपन्यास की। हम्म। तो शायद इसीलिए इसके 2-3 संस्करण आ गए हैं, क्योंकि कुछ अलग तरह की कहानी है और जी। एक पाठक को एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में लोग काम करते हैं और कैसा माहौल होता है। तो सीजिए, शुरुआत करें अपने कविता पाठ की। आपके पास 10-12 मिनट का समय है। जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले मिथिलेश सर ने जो बात शुरू की बच्चों को लेकर, मैं उस पे कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि हमें अपनी हर चीज को बच्चों पे फोकस रखना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चे भविष्य का कर्णधार हैं, लेकिन वो कहीं छूट जाते हैं हमारे आपसी लड़ाई के बीच, हमारे संबंधों के बीच। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो अमूमन बच्चों को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो अभी ना मेरा लिखना पढ़ना हो पा रहा है, ना मैं नौकरी कर पा रही हूँ। तो जो मेरे दोस्त हैं वो इस बात को के प्रति संवेदनशील होने के बजाय कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, छोटे 2 बच्चे हो गए हैं तो दिक्कत ज्यादा है, वो कहते हैं सीत मिश्रा तुम्हारी कहानी खत्म, अब तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती। ये ये एक प्रहार है जो हालांकि ये मेरे पुरुष मित्र ने ही कहा, लेकिन वो इस बात को समझता नहीं कि मैं इस बात से कितनी आहत होती हूँ ना। कई बार बच्चों को लेके मन में बड़ी कचोट होती है कि काश ये नहीं होते, अगर नहीं होते तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ और कर रही होती। एक बंधन सा महसूस होता है, लेकिन माँ बनना सबसे बड़ा सुख है, तो बाकी सारी बातें इग्नोर करते हैं। और चलिए मैं अपनी कविता की ओर बढ़ती हूँ। सीजिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस की मैंने आपके परिचय में। आपकी कहानियां अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। नया ज्ञानोदय, लम्ही, जनसत्ता, पाकी सहित कई पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां प्रकाशित हैं। ये मैं बताना भूल गया था। चलिए सीत जी, शुरू करिए। जी। पहली कविता का शीर्षक है दर्द। तुम नौकरी में थे, तुम्हारी व्यस्तता छीन लेती थी मेरे हिस्से का वक्त। तुम नौकरी में थे, तुम्हारी व्यस्तता छीन लेती थी मेरे हिस्से का वक्त। देर रात लौटते ही नींद का खुमार तुम पर छा जाता था। नहीं करना चाहते थे बात, तुम नहीं सुनते थे मुझे। हरारत में तुम नहीं रहते। उस वक्त मेरे हिस्से में आता था तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी झल्लाहट। पूरे दिन घर में बंद रहने के बाद मैं चाहती थी खुद को तुमसे बांटना, अपनी बेरोजगारी का दर्द,
इस समाज के प्रति अपनी खींच और झल्लाहट भी। लेकिन सब कुछ समेटे मुझे चुप रहना था, क्योंकि तुम नौकरी में थे। तुम्हारी नींद ज्यादा जरूरी थी और तुम्हारी थकान ज्यादा महत्वपूर्ण। इसी का दूसरा पहलू है, अब तुम नौकरी में नहीं हो, खफा हो समाज से। अब तुम नौकरी में नहीं हो, खफा हो समाज से। लानत भेजते हो नाकाबिले बर्दाश्त लोगों को। तुम्हें सारी चीजों पर गुस्सा आता है। मेरी बातें तुम्हें खफा कर देती हैं। सब कुछ तोड़ देने और नष्ट कर देने की हद तक गुस्सा। तुम दुनिया को तबाह कर देना चाहते हो, जिंदगी को बेमानी बताते हो और जला देना चाहते हो वो सब कुछ जो कभी नहीं चलता। लेकिन हमारे बीच लगातार कुछ राख हो रहा है। मैं फिर चाहती हूँ खुद को तुमसे बांटना, लेकिन अब तुम नौकरी में नहीं हो तो तुम्हारा गुस्सा जायज है, तुम्हारा दुख बड़ा है और तुम्हारा दर्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बहुत अच्छा। बहुत बहुत खूब। अगली कविता है, किसी समय जब तुम प्रेम में डूबे हो और अचानक जेहन में कौंधता है पुराना प्रेम जो कभी पुराना नहीं पड़ा। ख्याल ये भी रहता है कि तुम अपनी पत्नी के बाहुपाश में हो। वो एक याद तुम्हें शिथिल कर देगी। तुम्हारा हृदय बीते प्रेम में डूबने लगेगा। लेकिन तुम्हें फिर याद आएगा वर्तमान। लेकिन तुम्हें फिर याद आएगा वर्तमान जिसे तुमने जकड़ रखा है भुजाओं में। समय को भुला देने की चाह में तुम बंद कर लोगे अपनी आंखें और खुद को खोने दोगे वर्तमान में, ये समझकर कि वो कभी पुराना नहीं पड़ने वाला प्रेम। उसका साथ निभाना है आजीवन। तुम उसे ऐसे महसूस करोगे जैसे किसी और को महसूस हुआ। ऐसे प्रेम करोगे जैसे किसी और को किया। स्मृति में प्रेयसी को लिए तुम डूब जाओगे उसी तल्लीनता के साथ पत्नी प्रेम में। अगली कविता है प्रेम। प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी थी उसने। साथ रहना, सोना, खाना, पीना प्रेम नहीं है, दैनिक जीवन का हिस्सा है। बढ़ती उम्र के साथ जिसकी भी जरूरत होती है और उसे प्रेम का नाम देना गलत है। जरूरतें प्रेम की दिशा तय करती हैं। जब माँ की जरूरत थी तब सिर्फ माँ से प्रेम था। जब शारीरिक जरूरतें जागी तो प्रेम का दायरा व्यापक हुआ और मेरा प्रेम तुम तक सिमट गया। फिर सामाजिक जरूरतें जागृत हुई, तब पत्नी से प्रेम हुआ। लेकिन बच्चों के प्रेम के साथ प्रेम दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लगा। उनमें से कुछ रिश्ते आज भी मुझमें पल रहे हैं, कुछ मृत हो गए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, जीवन मजे में है। अब जरूरतों की सीमाएं नहीं तो भला प्रेम की क्यों हो। प्रेम और जरूरतें फिर बदलने लगी हैं। समझ रहा हूं, अभी फिर समझाऊंगा तुम्हें प्रेम की नई परिभाषा। क्या बात है। बहुत मैं अच्छा। थोड़ी देर बाद आऊं। जी चलेगा चलेगा चलेगा, सुनाए। बाद में आप आइए 5 मिनट जी। ये चीज। तो सीत मिश्रा जी को हम लोग सुन रहे थे और इनसे बात हो चुकी है। बच्चे बहुत छोटे हैं, अब कहीं कॉल आ जाएगा तो हमने कहा था कि आप ब्रेक ले सकते हैं। तो खैर फिलहाल हम डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कविता पाठ के लिए। जितेंद्र जी जरा अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, आप स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जितेंद्र जी कैमरा ऑन करिएगा प्लीज। जी। मुझे लगता है सर थोड़ा कैमरा दिक्कत है कैमरे की, हो सकता है बीच में बाद में एक्टिव हो जाए नहीं कैमरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज आपकी आ रही है और थोड़ा कोशिश मैं करते रहे कैमरा के लिए, हालांकि ठीक लैपटॉप नहीं, आप कविता पुराना पाठ है इसलिए कुछ। कोई बात नहीं, आप जी कविता पाठ पे ध्यान दीजिएगा, आप कैमरे के लिए परेशान ना हो। जी जी। और मैं थोड़ा भूल जाता हूँ इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सीत जी को बुलाने का थोड़ा याद दिला दीजिएगा। आखिरी में हम उनको फिर से एक बार बुलाएंगे, एक दो कविताएं और सुनेंगे उनसे। जितेंद्र जी जो हैं
आपकी शिक्षा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई है और मुंबई विश्वविद्यालय से आपने हिंदी और संस्कृत में एमए किया है और पीएचडी भी आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है। आपकी 4 किताबें आलोचना की प्रकाशित हैं। कविता में जीवन, साहित्य में संतुलित दृष्टि, काव्य विवेक और निबंध लालित्य ये तीसरी किताब है और कविता की स्वाधीन चेतना ये चौथी किताब है। यात्रा संस्मरण आपने लिखा है, देखा जब स्वप्न सवेरे और महाराष्ट्र शासन द्वारा पुरस्कृत ये पुस्तक है। 2 किताबों का आपने संपादन किया है, साहित्य का मसीहा और 4 पीढ़ी के कवि। एक अनुवाद की किताब भी आपकी है, आवासीय जीवन। 2 किताबों का आपने सहलेखन किया है, व्याकरण वृक्ष और हिंदी का श्रेष्ठ बाल नाटक। इसमें एक ऑब्वियसली कोर्स की किताब है जो आईसीएसई बोर्ड के लिए लिखी गई, व्याकरण वृक्ष। मैथिली पाठमाला के 8 भाग आपने लिखे हैं प्रवेशिका समेत स्कूल के लिए और बहुत सी पत्रिकाओं में आपके लेख, संस्मरण, कविताएं प्रकाशित होते आ रहे हैं और साहित्य और शिक्षण के साथ समाज सेवा में भी आपकी रुचि है और राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में आप शोध निदेशक भी हैं। पुणे का जो महाराष्ट्र पाठ्य पुस्तक निगम जो है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई नहीं है पुणे है, वहाँ उसके आप सदस्य हैं और विकिपीडिया के भी आप सदस्य हैं। जितेंद्र जी, ये मैथिली की किताबें जो आपने लिखी हैं तो ये महाराष्ट्र में तो नहीं पढ़ाई जाती होंगी? ये मैथिली जो पाठ्य पुस्तक है सर, ये आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। ये मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा की शिक्षा है? नहीं, पाठ्य पुस्तक का नाम है। अच्छा जी अच्छा। प्रकाशक ने सोचा होगा सीता जी से संबंधित जो है यह पुस्तक, इसलिए मैथिली नाम रखा होगा। और मेरा काम लिखना था जी। अच्छा 8 भागों में, यानी पहली क्लास से 8वीं क्लास तक ऐसा कुछ होगा? जी, प्रवेशिका से लेके कक्षा 8वीं तक है। तो यह किताब मतलब महाराष्ट्र सहित देश के 12-13 राज्यों में पढ़ाई जाती है। अच्छा, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए लिखी गई है। जी। नहीं, मुझे लगा कि ये मैथिली भाषा की पढ़ाई कब से जी। अच्छा, ये साहित्य की संतुलित दृष्टि जो आपकी आलोचना की किताब है, तो किस तरह की संतुलित दृष्टि की आप बात करते हैं? जैसे इस पुस्तक में कुछ कवियों को लिया गया है, चुनिंदा कवियों को, जिसमें मुझे लगा कि साहित्य की दृष्टि एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। साहित्य की भावना होनी चाहिए उसमें और तटस्थ भाव से लिखा जाए, कहीं पक्षपात न हो जाए, या किसी विषय या विचार में न बांधा जाए खुद को इस तरह। जी बिल्कुल, क्योंकि साहित्य की सीमा नहीं होती और वो शायद समर्पित भी है ब्रह्मांड की असीम वेदना, वो समर्पित किताब है। बिल्कुल, ब्रह्मांड की असीम वेदना, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, बंधन नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी, शुरुआत करें कविता पाठ का। 10-12 मिनट का समय है। धन्यवाद सर। पहले मैं हृदय मयंक जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हीं के कारण आज मैं आप लोगों के समक्ष आ पाया हूं और उन्होंने ही कविता के बीज मुझ में जगाए हैं। उन्होंने जब देखा जब स्वप्न सवेरे पुस्तक की समीक्षा लिखी तो उन्होंने कहा, जितेंद्र तुम्हारे भीतर कविता जो है बुलबुला रही, उसको बाहर लाइए। तो एक प्रेरणा उनकी बहुत ज्यादा है कविता के पीछे, और फिर मैंने लिखना शुरू किया और लोगों को कविताएं मेरी पसंद आने लगी। आज मित्रता दिवस है तो एक कविता, सुधियों का सतरंगी उजास, कविता का शीर्षक है स्वागत। वक्त के साथ बौने हो जाते हैं पद, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। वक्त के साथ बौने हो जाते हैं पद, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन। बिखरने लगता है संबंधों का मेला, रह जाता है बावरा मन निपट अकेला। बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा, बेचैन कर देती है अकेलेपन की पीड़ा।
घिर आता है अवसाद का घनघोर अंधेरा, तभी फूटता है सुधियों का सतरंगी उजास, तभी फूटता है सुधियों का सतरंगी उजास। बचपन के कई बिंब दिखाई देते हैं असंबद्ध किंतु बिल्कुल साफ। बढ़ने लगता है शोर दोस्तों की हुड़दंगी टोलियों का, बढ़ने लगता है शोर दोस्तों की हुड़दंगी टोलियों का। वही जो थे रुपहले सपनों के साथी, जीने मरने पर उतारू था एक एक सहपाठी। बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, ताकि न दे सके कोई दोस्ती का वास्ता बचपन का प्यार। बचने के लिए जिनसे खड़ी कर ली ऊंची दीवार, ताकि न दे सके कोई दोस्ती का वास्ता बचपन का प्यार। तोड़ फांद उसे उड़ना है अब मस्तानों संग, तोड़ फांद उसे उड़ना है अब मस्तानों संग, कि जैसे उड़ते हैं पंछी अपनी धुन अपनी रव में। क्या बात। वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, वर्षों बाद जब थके कदम लौटते हैं अपनी मिट्टी पर, खो गए होते हैं संगी साथी, नहीं दिखाई देता नन्हे कदमों का कोई निशान। वाह वाह, तो ये बहुत कविता थी। दूसरी कविता गहन पीड़ा में लिखी गई। मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक पीपल का पेड़ था जो कटवा दिया गया, उससे जो पीड़ा उपजी, मैं पीपल हूँ। और एक कविता अच्छी लोगों को पसंद आई तो एक फोन आया बंगला पाठ्य पुस्तक से कि ये कविता पाठ्यक्रम में चाहिए, तो उसके लिए वो अपने तरीके से लिखवाए पत्र विधा में कि पीपल ने मानव को पत्र लिखा, फिर मानव ने पीपल को पत्र लिखा, लेकिन आपको मूल कविता सुनाएंगे। जी स्वागत। मैं पीपल हूँ। अरे वो मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूँ। अरे ओ मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूँ। मैं रहूंगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया, मैं रहूंगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया, कीट पतंगों की चिड़ै चुरुंगों की। मैं रहूंगा तो रहेगी एक भरी पूरी दुनिया, कीट पतंगों की चिड़ै चुरुंगों की। मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे, मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे, जैसे कि मैं देता हूँ शुद्ध हवा, शीतल छाया, औषधि और ना जाने क्या क्या। क्या बात। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। मुझे देखेंगे, और सौभाग्य है कि मैं पठन पाठन से भी जुड़ा हूं, तो बच्चे इसको बहुत पसंद करते। मुझे देखेंगे तो तुम्हारे बच्चे देना सीखेंगे, जैसे कि मैं देता हूं शुद्ध हवा, शीतल छाया, औषधि और ना जाने क्या क्या। मुझसे मत डरना, मुझमें नहीं बसती हैं प्रेत आत्माएं। मुझसे मत डरना, मुझमें नहीं बसती हैं प्रेत आत्माएं। पढ़ना योगीराज कृष्ण का हलफनामा, वृक्षों में पीपल हूं। मुझसे मत डरना, मुझमें नहीं बसती हैं प्रेत आत्माएं। पढ़ना योगीराज कृष्ण का हलफनामा, वृक्षों में पीपल हूं। ना जाने किसने अफवाह फैलाई और पिल पड़े मुझ पर, ना जाने किसने अफवाह फैलाई और पिल पड़े मुझ पर। भूल गए नहीं मानवात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मुझे मत देना खाद पानी, साज सुरक्षा। मुझे मत देना खाद पानी,
साज सुरक्षा यूं ही उग आऊंगा, झेल लूंगा सारे झंझावात अकेले। अरे ओ मानव मुझे मत काटो, मैं पीपल हूँ, मैं पीपल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी ये कविता। वाह, बहुत अच्छी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत प्रेम बहुत और धन्यवाद। राजनीति और सांप्रदायिकता, इस पे तो बहुत लिखा जा रहा है। पर्यावरण पे फोकस है लेकिन उतना नहीं है। ये कविता बहुत जबरदस्त कविता है। नहीं सर, प्राकृतिक जो चीज। है भी लोगों के सामने नहीं आ पा रही, जी लिखने वाले लिख रहे हैं, सामने नहीं आ पा रही। जी जैसे आपने आदरणीय श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो हमारे पास सुविधा साधन की कमी है कारण हो सकता है। जी एक कविता भूख आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, भूख। स्वागत। पलायन करते मजदूरों के लिए, हालांकि बहुत संग्रह निकले कोरोना काल में, हजारों कविताएं लिखी गई होगी, उन्हीं में से एक कविता यह है। भूख। इतना ही लंबा चले होंगे, पलायन करते मजदूरों के लिए है, इतना ही लंबा चले होंगे हमारे पूर्वज, अपने संकल्प और अपनी दृढ़ता के साथ। इतना ही लंबा चले होंगे हमारे पूर्वज, अपने संकल्प और अपनी दृढ़ता के साथ। आकाश मार्ग में उड़ते हुए बात कर रहे थे युगल हंस। कभी संत नामदेव गए होंगे शिष्यों संग महात्मा कबीर से मिलने। कभी संत नामदेव गए होंगे शिष्यों संग महात्मा कबीर से मिलने। तो कभी तुलसी भी आए होंगे हाल चाल पूछने सूर की। वाह वाह, बहुत खूब। तो कभी तुलसी भी आए होंगे हाल चाल पूछने सूर की। पैदल ही धरती नापी होगी, पैदल ही धरती नापे होंगे आदि गुरु शंकराचार्य। हंसनी ने अचरज से कहा, नाथ अद्भुत है नीचे का दृश्य। हंसनी ने अचरज से कहा, नाथ अद्भुत है नीचे का दृश्य। राजपथ पर चल रहा है लगातार मानव रेला। आप लोगों ने भी टेलीविजन में देखा होगा जब पलायन चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हंसनी ने अचरज से कहा, नाथ अद्भुत है नीचे का दृश्य। राजपथ पर चल रहा है लगातार मानव रेला। स्त्री पुरुष वृद्ध बाल सभी बह रहे हैं इस प्रवाह में। प्रिय, ये अविरल पदचाप साक्षी है सूखती संवेदना का। प्रिय, ये अविरल पदचाप साक्षी है सूखती संवेदना का। माना कि भ्रमण किए होंगे अनगिनत यायावर। माना कि भ्रमण किए होंगे अनगिनत यायावर अपनी मस्ती में, अपने फक्कड़पन में। यहां तो मजबूरी है, यहां तो मजबूरी है दुधमुहे बच्चे के आहार का, बूढ़े पिता की दवा का, कमजोर होती पत्नी की सेहत का। देखो ना, सभी पैदल ही तो जा रहे हैं। गर्भवती माँ, लाठी टेकता पिता, पिता के कंधे पर सवार नौनिहाल। नहीं रोक पाएगा इनका रास्ता धूप सर्दी वर्षा आंधी तूफान। नहीं डरेंगे ये चोर उचक्कों से और लुटेरों से। जंगल में हाका पड़ा है, मानव जंगल में हाका पड़ा है। ये भाग रहे हैं निरंतर उसी से जो इनके ही अंदर कुलबुला रही है भूख बनकर। क्या बात। ये भाग रहे हैं निरंतर उसी से जो इनके ही अंदर कुलबुला रही है भूख बनकर। क्या बात। हंसनी करुणार्द्र स्वर में बोली, हंसनी करुणार्द्र होकर बोली, प्रभु काक भुसुंडी ने गरुण से ठीक ही कहा था, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। आइए लौट चलते हैं अपनी दुनिया में। तभी जोर से पंख फड़फड़ाए दोनों और उड़ चले मानसर की ओर। ये भूख कविता रही जी। अभी हम
कुछ पढ़ सकते मानव हैं या? विकास का इतिहास जो है पैदल चलने का ही इतिहास रहा है, सभ्यता जहाँ तक पहुंची है। लेकिन जी 21वीं सदी में वो नजारा जो देखने में आया हजारों किलोमीटर, तो एक विडंबना से कम नहीं था ये। और बहुत बढ़िया आपने उस चीज को एड्रेस किया है अपनी कविता में। हाँ, आगे पढ़िए जितेंद्र जी। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक कविता, अक्सर हम परदेशियों की यह दुखद स्थिति है कि जब गांव के सभी सदस्य घर छोड़ने लगते हैं तो बूढ़े माता पिता भी अभिशप्त हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी मिट्टी छोड़ करके। उसमें उनकी क्या पीड़ा ये कविता में देखते हैं। शीर्षक है चला, और सही ये व्यक्तिगत कविता है। मेरे पिताजी जब मेरे साथ रहते थे तो वही कहते थे चला, कहते थे चला, तो चला पिताजी के लिए। स्मृति ध्वंस में भी पिताजी का कहना चला, टहलना नहीं लौटना है। स्मृति ध्वंस में भी पिताजी का कहना चला, टहलना नहीं लौटना है। शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पंछी अपने बसेरों में, शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पंछी अपने बसेरों में। सहना है कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलधार बारिश। सहना है कड़ाके की ठंड, चिलचिलाती धूप, मूसलधार बारिश। दोबारा बतियाना है जंग लगे कुदाल फावड़ों से, दोबारा बतियाना है जंग लगे कुदाल फावड़ों से। फिर से देखना है रेंगते धान, झूमती बालियां, लहलहाते सिवान, खेत खलिहान। फिर से देखना है रेंगते धान, झूमती बालियां, लहलहाते सिवान, खेत खलिहान। निहारना है रोज सूखती गड़ही, भरता पोखर। निहारना है रोज सूखी गड़ही, भरता पोखर। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में जो, अजीज बलजोर लखन जनक। जी भर करनी है बातें, रह गए हैं यादों में जो, अजीज बलजोर जनक लखन। मुंडेर पर बैठे परिंदे ने जोर से फड़फड़ाया पंख, गमले में खिले फूल फुसफुसाए। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा, बहन आओ प्रार्थना करें। तुलसी ने मनी प्लांट से कहा, बहन आओ प्रार्थना करें। कोई ना हो बेदखल अपनी ही माटी से बुढ़ापे में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मार्मिक। तो चला जी, हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कविताएं समाप्त हो गई जी? नहीं नहीं है, अच्छा, आपका आदेश होगा तो पढ़ेंगे। इस समय तो आपका पूरा हो चुका है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं है। आप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यह अवसर दिया, लिखावट संस्था ने यह हमें अवसर दिया आप लोगों के सामने कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का। बहुत सुंदर कविताएं आपकी थी। शुरुआत आपने गांव लौटने के विषय को लेकर ही की थी, लेकिन वो आपका लौटना था। अपने पिताजी के भी दर्द को आपने महसूस किया अपनी आखिरी कविता में। बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी रही जितेंद्र जी, आपको बधाई। अब कवि जी हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं बुलाता हूँ आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन जी को। आपका परिचय दे दूं, आप प्रबुद्ध साहित्यकार, कवि एवं शिक्षाविद हैं। बुलंदशहर जनपद में आपका जन्म हुआ और हिंदी और राजनीति विज्ञान में एमए की शिक्षा आपने प्राप्त की और पीएचडी आपने किया है। आपकी विधाएं हैं कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं बाल साहित्य। एनसीईआरटी ने आपकी एक कृति सोने की मछली, इस किताब को 86-87 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है बाल साहित्य की कैटेगरी में। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का काका कालेलकर पुरस्कार
आपको मिला है। हिंदी अकादमी दिल्ली ने भी आपको सम्मानित किया है राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान हेतु। भारतीय वाङ्मय पीठ कोलकाता से आपको कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर सम्मान मिला है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से आपको सम्मानित किया है। हिंदी भाषा भूषण सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। अभ्युदय संस्था वर्धा, यहाँ से आपको हिंदी से भी सारस्वत सम्मान मिला है। और इस तरह से और भी बहुत से सम्मान आपको हिंदी भाषा और साहित्य के में अपने योगदान के लिए मिले हैं। और एक इसमें ध्यान देने की बात यह है कि भारत के अलग अलग स्थानों में आप सम्मानित हुए हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और राजस्थान, अलग अलग क्षेत्रों में आपने अपनी पहचान बनाई। आपने दूरदर्शन नई दिल्ली से के लिए कुछ धारावाहिक लिखे हैं, हास्य व्यंग्य आधारित, और आपके आलेख एवं बाल नाटकों का प्रसारण भी हुआ है। दूरदर्शन मुंबई से कविता पाठ आपने कई बार किया। आकाशवाणी दिल्ली से भी आपने अपनी कविताओं और कहानियों का पाठ किया है, बाल रचनाओं का, नाटकों का लगातार। और करीब 1.5 दर्जन से अधिक साहित्यिक कृतियां आपकी प्रकाशित है। मेरा ख्याल है शुरुआत में दिल्ली में काफी जीवन आपका बीता है। और महाराष्ट्र राज्य की जो किताबें हैं स्कूल की, और कर्नाटक राज्य की किताबों में आपकी रचनाएं सम्मिलित हैं। दिल्ली के स्कूलों में भी आपकी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, और कुछ रचनाओं का तमिल एवं मराठी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और तमिलनाडु विश्वविद्यालय ने अपराजिता नाट्यकृति पर आपकी जो कृति है उस पर एमफिल एक विद्यार्थी ने किया है, और पीएचडी के लिए एक शोध कार्य एक विद्यार्थी का चल रहा है। कुछ म्यूजिक एल्बम भी आपने लिखे हैं। फिलहाल आप आसरा मुक्तांगन जो पत्रिका मुंबई से प्रकाशित होती है, इसके प्रधान संपादक हैं, और कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होते हैं, आयोजन भी करते हैं अलग अलग भूमिका में, और मुंबई में निवास आप कर रहे हैं फिलहाल। तो गुप्त जी, काफी वैरायटी है आपके प्रोफाइल में। आप ही कुछ कहना चाहें तो कहें, 2 मिनट अपना आत्मकथ्य कुछ रखें। जी प्रशांत जी, जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा था तो मुझे जो कविता से लगाव हुआ सही अर्थों में, वहाँ एक महिला थी और वो उसके जो पति थे वो मिलिट्री में थे, और नई नई शादी हुई थी उसकी। तो हमारे घर प्राय आती थी और माँ से कहती थी कि इस बच्चे से मेरी चिट्ठी लिखवा दो अपने पति के लिए, क्योंकि वो हर एक से नहीं लिखा सकती थी, और मैं उस समय 13-14 वर्ष का रहा हूँगा, तो वो मेरे से लिखवाती थी। लेकिन वो मेरे सामने भी गांव में ऐसा ही था, वो घूंघट करके बैठती थी, और वो चिट्ठी में बड़े मजेदार बातें लिखाती थी। और उस समय तो प्राणनाथ और मैं आपकी दासी इस प्रकार के इंगित किया जाता था जी। और कुछ दोहे बोलती थी वो, और वो दोहे मुझे बड़े कंठस्थ हो गए थे और मेरी रुचि कविता में बढ़ती चली गई। एक दोहा मैं आपको शुरुआत में सुना के अपनी बात कविता शुरू करूंगा। वो कहती थी कि कोठे ऊपर कोठरी, कोठे ऊपर कोठरी, खड़ी सुखाऊं केश, इधर उधर में देखती किधर पिया का देश। अपने पति के लिए चिट्ठी में वो लिखवाती थी। इसी प्रकार के बहुत सारे दोहे होते थे, तो वो मेरे मन को बड़े आनंदित करते थे, और बस वहीं से मेरी शुरुआत हो गई और मैं थोड़ा बहुत अपनी तुकबंदी करने लगा, और बाकी आके अपने विश्वविद्यालय स्तर पर फिर कुछ कविताएं लिखी, अपने जो सर थे उनको भी दिखाई, और धीरे धीरे आकाशवाणी से जुड़ गया दिल्ली में। और आकाशवाणी में 25-30 साल मैंने मुख्य रूप से बाल साहित्य का जो वहाँ का अपना सेक्शन है उसमें बहुत ज्यादा नियामन किया है, और मेरी बहुत सारी रचनाएं, नाटक वहाँ से प्रसारित हुए, दूरदर्शन से प्रसारित हुए। इसके बाद में बेटा इधर आ गया तो बॉम्बे आ गया मैं, तो यहाँ से ये जो दोहा जो आपने सुनाया,
और इस तरह के दोहे जो सुनाती थी, तो इनके स्रोतों का आपको पता चला ये, क्योंकि ये कुछ जायसी और खुसरो की याद दिलाने वाला ये दोहा है एक तरह से। बस ये कुछ इस जैसे तरह हमारे की लोकगीत होते हैं उसी प्रकार से ये अच्छा, दोहे उस जमाने तरह। में बड़े अच्छा प्रचलित हैं। अच्छा, प्रचलित मुहावरे या लोकोक्ति के रूप में। जी जी, तो ठीक। ऐसे अनेक दोहे मुझे याद हो गए थे। अच्छा अच्छा, और रमेश जी शुरुआत करें अब कविता पाठ का। जी जी, मैं थोड़ी एक दो रचना, व्यंग रचना आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत स्वागत। ये कुर्सी का बड़ा महत्व है, और जिसको मिल जाती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर मिल जाए, तो उसी पर लेकर मेरा भी व्यंग है कि कुर्सी विशेष उस पर भले ही आरूढ़ हो जाए गोबर गणेश, उस पर भले ही आरूढ़ हो जाए गोबर गणेश, बन जाता है महामहिम महेश, बन जाता है महामहिम महेश। वह छींकता भी है तो उसकी छींक अखबारों पर जाती है फैल, बनकर स्याही और हो जाती है आज की खबर विशेष, हो जाती है आज की खबर विशेष। दूसरी कविता है बौनापन। बौने आकाश को छूने की बात करते हो, बौने आकाश को छूने की बात करते हो, मेरा दिल ही छूकर दिखाओ, लो मेरा दिल ही छूकर दिखाओ, लेकिन मैं जानता हूं तुम इसे छू नहीं पाओगे, लेकिन मैं जानता हूं तुम इसे छू नहीं पाओगे, क्योंकि सच का और तुम्हारा तो दूर दूर का रिश्ता नहीं, तुम तो बस पाखंड रचाकर जानते हो करना चीत्कार, और दुनिया को दर्शाते हो कि मैं हूं कलाकार, और लोग तुम्हारी नाटकीय मुद्राओं पर तालियां बजाते हैं, जैसे मदारी के होने पर खुश होकर उसकी पैबंद लगी चादर पर चंद सिक्के फेंक जाते हैं, और तब तुम्हारा ये गिरगिटियापन तुम्हें और भी बौना बन जाता, और भी बौना बना जाता है, और भी बौना बना जाता है। एक हम लोग इस बात से डरते हैं कि कुछ बातें नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारी बातें हमारे समाज में, परिवार में होती हैं, हम तो कितने ही ठीक हैं, लेकिन फिर भी एक मन में शंका रहती है कि लोग क्या कहेंगे। उसको लेकर कविता है। बीनता है बच्चा कूड़े के ढेर से पेट की रोटी, बीनता है बच्चा कूड़े के ढेर से पेट की रोटी, कंधे पर डाल कटी पुरानी बोरी, भौंकते हैं कुत्ते, नहीं करता परवाह, बन जाता है बहरा, आंख भी नहीं उठाता उस ओर, करता है टारगेट पूरा और चला जाता है बेफिक्री से, रह जाते हैं कुत्ते भौंकते, किंतु हमारी भीरू सोच लोग क्या कहेंगे तोड़ देती है हौसला, कर देती है पथ अवरुद्ध जिजीविषा का, और आदमी जाता है पग पग पर छला, जीवन भर चलता है यही सिलसिला है। अतः बंधु उद्देश्य हो यदि सर्व कल्याणी, तो सुनो सबकी उस बच्चे की तरह निर्भीक होकर, करो सदा मन की मत सोचो लोग क्या कहेंगे। क्या बात। एक कविता है कुत्ते का रोदन। ये अलग प्रतीक है एक जी। कि अंधेरी और सुनसान रात, रोता है कोई कुत्ता, तो मैं सिहर जाता हूं, कुत्ते का रोदन अच्छा नहीं, कुछ अनर्थ होगा। एक अंधविश्वास, कुछ अनर्थ होगा, होने लगता है आभास, घेर लेता है मुझे अंधविश्वास। इन्हीं विचारों में खोया हुआ बिस्तर से उठ जो ही बाहर आता हूं, तो आकाश में तारा टूटता हुआ पाता हूं।
मेरा विश्वास कि अनर्थ होगा और पक जाता है। दिल की धड़कनों का शोर कानों में बज जाता है। मैं चिल्लाता हूँ और कुत्ते को धिक्कारता हूँ, फिर भी उसका रोना रहता है जारी। तो फटकारता हूँ लाठी, कहते हुए से क्रूर, भगा देता हूँ घर से दूर। भला कुत्ते को ये हक कहाँ है? भला कुत्ते को ये हक कहाँ है कि आदमी की तरह रो रो कर सके अपना दुख और दर्द व्यक्त? ये हक तो सिर्फ आदमी का ही है। और मैं जो आदमी हूँ, एक कुत्ते को आदमी सा रोते हुए कैसे देख सकता हूँ? एक कुत्ते को आदमी सा रोते हुए कैसे देख सकता हूँ? एक रचना स्वर्ग के द्वार पर। वर्षों की यातनाएं नरक में भोगने के बाद भीष्म और द्रोण पहुंचे स्वर्ग के द्वार। भेंट हो गई श्री कृष्ण से। पूछा, हे जनार्दन, क्या था हमारा अपराध जो मिला इतना दंड प्रचंड? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आप दोनों का सबसे बड़ा अपराध था द्रौपदी का चीरहरण, न कर पाना रक्षा एक नारी के शील की। मौन रहकर अपराधियों के दुष्कृत्य को करना स्वीकार, यही था सबसे बड़ा अनाचार। भीष्म तमतमाए, व्यंग्यबाण कृष्ण पर छोड़े, आपने भी तो छल से कराई हमारी हत्या, तुम्हें क्या मिली इसकी सजा? कृष्ण अब गंभीर हो गए, बोले, हे पितामह गुरु द्रोण, आपने जो की थी धर्म की हानि, अब लोग अनेकों द्रौपदियों के चीरहरण होते देख मौन हैं। उनमें आज भी आप जिंदा हैं। आप ही तो हैं वो, बताओ वे कौन है? लेकिन मैं अब किसी द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आ सकता। क्या ये दंड पर्याप्त नहीं कि कृष्ण पूरा का पूरा मर गया? क्या ये दंड पर्याप्त नहीं, कृष्ण पूरा का पूरा मर गया? एक मैं, क्योंकि बाल गीत, बाल साहित्यकार में बहुत बाल गीतों से मुझे बड़ा प्यार है, और अब ये पुस्तक आई है मेरी, क्योंकि एनसीईआरटी ने ही मुझे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया, तो बाल साहित्य में ही मुझे कई पुरस्कार मिले कई, और मेरी किताबें भी हैं। तो मैं एक अभी किताब आई, उसकी एक रचना आपको बाल साहित्य की सुनाऊंगा, और एक रचना और सुनाऊंगा, दो रचनाएं सुनाता हूँ। बिल्कुल, ये एक अनूठा प्रयोग होगा, सुनाइए प्लीज। ये बच्चों का रूप दिखाया है इसमें कविता में जी। कि बचपन की उड़ान है हम, बचपन की उड़ान है हम, मधुर मधुर मुस्कान है हम, मधुर मधुर मुस्कान है हम, मस्ती भरी उछाल है हम, मस्ती भरी उछाल है हम, जलती हुई मशाल है हम, जलती हुई मशाल है हम, हर्ष और उल्लास है हम, हर्ष और उल्लास है हम, कल के नए विकास हैं हम, कल के नए विकास हैं हम, आशा का आकाश है हम, आशा का आकाश है हम, जीवन का नया प्रकाश है हम, जीवन का नया प्रकाश है हम, चिंता छोड़ चहकते हम, चिंता छोड़ चहकते हम, बचपन सुमन महकते हम, सूरज नए बिहान हैं हम, उद्गम और उत्थान हैं हम, उद्गम और उत्थान हैं हम, इठलाती मस्त कुदान हैं हम, निश्चल निर्मल गान हैं हम। और मैंने दो पंक्ति इसमें जोड़ी है अपनी तरफ से कि जगती के उपहार हो तुम, जगती के उपहार हो तुम, ईश रूप साकार हो तुम, जगती के उपहार हो तुम, ईश रूप साकार हो तुम, ईश रूप साकार हो। बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर। बच्चों की कविता, बहुत ही ललित भाषा। जी धन्यवाद। मूल रूप से तो मैं गीतकार हूँ,
ये जी तो मैं आपके लिखावट मंच पर मैंने गद्यात्मक कविताएं सुनाई। नहीं नहीं, आप वैसा कुछ नहीं है, गीत भी सुना सकते हैं एक जी, एक कुछ गीत में नयापन आप, नहीं होता है जी। हाँ मैं गीत एक सुना रहा हूँ आपको। इसमें मैंने प्रयास किया है कि गीता का सार आ जाए इस गीत में। स्वागत स्वागत। योगीराज श्री कृष्ण का अर्जुन को संदेश, और वो संदेश सभी के लिए है कि हम भी जागरूक हों। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कौरवों के विरुद्ध के अन्याय के विरुद्ध सचेत किया था, तो हम भी समाज में रह करके हमें चेतना होनी चाहिए, और कवि का तो बहुत बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल। उठो पार्थ शंका को त्यागो, निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। उठो पार्थ शंका को त्यागो, निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। कर्मयोग की मेरी शिक्षा, कर्मयोग की मेरी शिक्षा, अर्पण कर मुझको हर इच्छा। फल की चिंता छोड़ के अर्जुन, कर्म विशुद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। कर्म ही जग में सबसे ऊंचा, कर्म ही जग में सबसे ऊंचा, कर्म ही सबसे बड़ी है पूजा। आसक्ति के इंद्रजाल से मनोन्मुक्त करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। गला थोड़ा, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि मोह माया जग के सब बंधन, मोह माया जग के सब बंधन, दाह दफन कर इनका मर्दन। कायर और नपुंसक बन मत पथ अवरोध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। अंत में कि धर्म सत्य का बन संरक्षक, हमें भी यही शिक्षा मिलनी चाहिए, देनी चाहिए कि धर्म सत्य का बन संरक्षक, क्षत्रिय धर्म निभावन रक्षक। श्रेष्ठ रथी महावीर धनुर्धर, कर गांडीव धरो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। उठो पार्थ शंका को त्यागो, निर्भय युद्ध करो, पार्थ तुम निर्भय युद्ध करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्मयोग की इस कविता के साथ आपके सुंदर पाठ का, और आपने दो रंग जोड़े हैं, एक तो बाल साहित्य का की कविता आपने पढ़ी लिखावट पर इस श्रृंखला में, और ये अंत में जो गीत आपने सुनाया, कुल मिलाकर बहुत शानदार प्रस्तुति रही। बहुत बहुत आभार बहुत रमेश। बहुत धन्यवाद आपका, और जी लिखावट के मंच के लिए आपको भी, हृदय जी को, और झलक जी यहाँ उपस्थित है, मैं पहली बार भी सुना था इनको, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही विद्वान हैं। और सभी यहाँ नहीं आई हैं अपनी जीत मिश्रा जी, मैं उनका भी, सीत मिश्रा का भी स्वागत करता हूँ। मुझे तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि ऐसे ऐसे मंच पर इतने बड़े विद्वानों को, लेखकों को बुलाते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका रमेश जी। और इस बीच लखनऊ से कौशल किशोर सर पधारे हैं, आपका स्वागत है कौशल जी। और प्रोफेसर उषा मिश्रा जी, आप सभी लोगों का नमस्कार सर जी। प्रोफेसर उषा मिश्रा जी भी हैं, मुंबई में SNDT में HOD आप रही हैं, आपका स्वागत है उषा जी। आप कविता पाठ कर चुकी हैं इस मंच पर पहले। और अब एक बार और हम सीत जी को बुलाएंगे। बीच में उन्होंने ब्रेक लिया था एक छोटा सा। सीत जी आप हैं मौजूद? हेलो
हेलो सीत मिश्रा जी। तो वो शायद व्यस्त हैं, छोटे बच्चे हैं उनके। खैर आपका पाठ हो चुका है, भले ही संक्षिप्त सही, आप अपनी कविताएं को सुना चुकी हैं। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम जो है लिखावट पर जो कविता मुंबई श्रृंखला चल रही है, जिसकी 12वीं कड़ी आज ये थी, इसका अंत होता है। लेकिन इससे पहले मैं आदरणीय मयंक जी को बुलाऊंगा, हितेश मयंक जी को, कि दो आज शब्द कहें। जलद जी से बुलवाए हैं, जलद जी को सुनने अच्छा, कई बार। स्वागत है जी जी, स्वागत जी है जलद जी। जलद जी आइए, जी 2 मिनट में अपना कमेंट आप प्रस्तुत करें। आप सुन। हाँ जलद जी प्लीज। अच्छा, मयंक जी नहीं होगा? नहीं, मयंक जी ने आपको मशाल सौंप दी। संक्षेप में कहिएगा प्लीज। शब्दों के सशक्त साधक मित्रगण, बहुत ही खुशी है कि आज 6 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण संस्था साहित्य की लिखावट के मंच पर 12वीं कड़ी कविता बम्बई समर्पित हुई है। ये प्रसन्नता होना स्वाभाविक है। बात आदरणीय कौशल जी से और मिथिलेश जी से कड़ी के संबंध में बराबर चर्चा होती है। प्रशांत साहब को मैं हृदय से धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाता है बम्बई, और उसकी कड़ी सबसे अधिक बढ़ाने में बहुत कम समय में सफल हुए। ये श्रेय मिथिलेश जी को और प्रशांत जी को जाता है। उन्होंने इन कड़ियों के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण कवियों की सहभागिता कराई, उसमें कई कड़ी में मुझे सुनने का अवसर सुलभ हुआ है। ये उन्हीं की सदा सहायता है। आज 12वीं कड़ी के अंतर्गत जिन कवियों को सहभागिता कराई गई, सुश्री शीत मिश्रा, जितेंद्र पांडे जी, डॉक्टर रमेश मिलन जी, इन्होंने जिन कविताओं को उद्धृत किया वो निश्चित रूप से अलग अलग बिंदुओं को लेकर अपने प्रकार से अलग अंदाज से जिस तरह से प्रस्तुत किया, वो निश्चित रूप से हृदय को छूने वाली रहीं। कविताएं अच्छी रहीं और उसी तरह से शानदार प्रस्तुतियां रहीं, जिन पर अधिक समालोचना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सधे हुए हमारे हस्ताक्षर हैं। कविता को साध करके ही उतारा जाता है मंच में और साहित्य के जगत में। निश्चित रूप से जो जरूरी अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों की जमीन पर खड़े होकर के इन कविताओं का पाठ किया गया। मैं आज के सहभागी सभी रचनाकारों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में डॉक्टर रमेश जी, उन्होंने जो लास्ट में गीत की प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से बहुत शानदार प्रस्तुति थी। गीत भी बहुत शानदार रहा। जितेंद्र जी ने और शीत जी ने जो कविताओं को दर्द से शुरुआत की थी, और मैं ये केवल कहना चाहूँगा, वैसे सभी रचनाकार सब कुछ जानते हैं, कुछ अलग बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि कविता तो दर्द का पर्याय ही मान लीजिए तो कोई अतिरंजना नहीं होगी,
क्योंकि दर्द के ही पेट से यह जन्मती है, दर्द के ही पेट से यह जन्मती है, इसलिए मुख हर दुखी का चूमती है। क्या बात है, निश्चित दर्द की ही अनुभूतियों से पैदा होती है। कोई भी अन्य प्रसन्नता वाली कविता हो, बसंत की बहारों वाली कविता हो, प्रकृति से संबंधित कविता हो, कोई भी कविता हो, सारी कविताएं जरूरी होती हैं, पर कविता का अभीष्ट कहीं ना कहीं आपको हृदय में संवेदना पैदा होती है। उन संवेदनाओं का उद्घाटन ही उन कविताओं में होता है, चाहे जिन बिंदुओं को लेकर के चलें। और अगर उन जरूरी बिंदुओं को और संवेदना को समेट कर हम कविता को अवतरित नहीं करते तो वो कविता कहीं ना कहीं खंडित जैसे लगती है। कविता होती है पर वो हृदय को छूने की जरूरत होती है, तभी कविता की पूरी अर्थवत्ता व्यंजित होती है। मैं आज के कार्यक्रम को और बढ़िया संचालन के लिए आदरणीय प्रशांत जी को और हमारे जो 3 हस्ताक्षर कविता के आज प्रस्तुत हुए, निश्चित रूप से बहुत बहुत ही शुभकामनाओं के, धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जलद जी। और मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट देख रहा हूँ, मीनू मदान जी और सुमित्रा देवनाथ जी भी आज उपस्थित रहीं कविताएं सुनने के लिए। आपका स्वागत और शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। अब मैं समाहार के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी को। और मेरी तरफ से मैं आप सबका आभार ज्ञापन करता हूं, कवियों का और अन्य प्रतिभागियों का। नमस्कार मिथिलेश सर। प्रशांत जी, समाहार तो जलद जी कर चुके हैं जी जी। और कविता पाठ के बाद बोलना बहुत मैं उचित नहीं मानता हूँ। रघुवीर साहब कहते थे कविता के आखिरी शब्द के साथ सभा की समाप्ति हो जानी चाहिए। तो मैं इस सभा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ और सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ जो दूर दराज से आज इस कविता के कार्यक्रम में जुड़े और कविताएं सुनी